हेलो बच्चों, दिस इज अमरीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस शिखर। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं बात करूंगा सेल ऑर्गेनेली के बारे में। सेल ऑर्गेनेली में आज आपको बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप हमारे उस लेक्चर को देखे होंगे। जो बच्चे हमारे इस लेक्चर को नहीं देखे हैं वो साइंस शिखर यूट्यूब चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो हेडिंग डालिए माइटोकॉन्ड्रिया, हेडिंग डालिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में लिख दे रहा हूं बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया ये जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसे दो भागों में ब्रेक करूं तो ये माइटो प्लस कॉन्ड्रिया में ब्रेक हो जाता है। तो चलिए ब्रेक करके देखते हैं और पता करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम दो भागों में ब्रेक करते हैं। पहला भाग होगा माइटोज, दूसरा होगा कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया, मेरे प्यारे बच्चों, जो ये माइटोज शब्द है इसका मतलब होता है थ्रेड। थ्रेड हिंदी में कहते हैं धागा या सूत्र। धागा या सूत्र। और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है बच्चे ग्रेन्यूल। क्या होता है? ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल इसका मतलब होता है बच्चे कणिका। कणिका, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ग्रेन्यूल इसका मतलब होता है कणिका। अब यहां से आप बच्चे ध्यान से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को हमने दो भागों में ब्रेक कर दिया, माइटोज प्लस कॉन्ड्रिया। माइटोज का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है सूत्र या धागा, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स यानी कणिका। तो अगर इसे हम कंबाइंड करें तो इसका मतलब निकलता है सूत्र कणिका। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका हिंदी मतलब होता है सूत्र कणिका। इसे क्या कहेंगे? सूत्र कणिका। सूत्र कणिका। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब हम देखेंगे बच्चे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, हिंदी में सूत्र कणिका कहेंगे। ये बात आपको स्पष्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम डिस्कवर किसने किया। तो हेडिंग डालिए डिस्कवर। डिस्कवर, तो डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमैन। तो अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहली खोज किसने की, तो आंसर हो जाएगा रिचर्ड अल्टमैन। हिंदी में लिख दे रहा हूं बच्चे, रिचर्ड अल्टमैन। देखिए बच्चे, रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर तो जरूर किया था बच्चे, लेकिन इस कोशिकांग का नाम इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था। इन्होंने इस सेल ऑर्गेनेली का नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या दिया था? बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चे कि डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रिचर्ड अल्टमैन, लेकिन इन्होंने डिस्कवर जरूर किया, लेकिन इस कोशिकांग का नाम इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा। इस कोशिकांग का नाम इन्होंने बायोप्लास्ट रखा। मेरे प्यारे बच्चों, इस कोशिकांग का नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखने वाले वैज्ञानिक का नाम था बेंडा। क्या नाम था बच्चे? बेंडा। बेंडा। इन्होंने ही इस सेल ऑर्गेनेली को माइटोकॉन्ड्रिया बोला था। तो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड का इस्तेमाल इन्होंने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चे कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का इस्तेमाल किसने किया, तो आंसर आ जाएगा बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, आंसर आ जाएगा रिचर्ड अल्टमैन। यहां आपको ध्यान रखना है बच्चे, रिचर्ड अल्टमैन ने
इस कोशिकांग का नाम बायोप्लास्ट रखा था। अब ये क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है बच्चे कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था और कहां देखा था। तो याद रखिएगा बच्चे, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले वैज्ञानिक का नाम था कोलिकर। मैं लिख दे रहा हूं यहां, कोलिकर। कोलिकर कोलिकर इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। और कहां देखा था बच्चे? तो कीट की रेखी कोशिका में देखा था। कहां देखा था? कीट की रेखी कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले वैज्ञानिक का नाम था कोलिकर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 वैज्ञानिक हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हैं, तो इनको भी आपको याद कर लेना जरूरी होता है। फिर से मैं एक बार क्विक रिवाइज करा दे रहा हूं बच्चे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रिचर्ड अल्टमैन। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज तो जरूर किया था, लेकिन उसका नाम बायोप्लास्ट रखा था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का इस्तेमाल करने वाले वैज्ञानिक का नाम था बेंडा। और सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीट की रेखी कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। ठीक है बच्चे। अब आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया का एक डेफिनेशन बताइए। अगर एग्जाम में लिखने के लिए आ गया तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे लिखेंगे? तो देखिए बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने जहां जहां माइटोकॉन्ड्रिया शब्द आया था वहां मैंने एक चीज आपको जरूर बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या होता है बच्चे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ठीक है बच्चे, ये मैंने आपको बताया था जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा रहा था। अब यहां पे देखिए बच्चे, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चे, ये प्रेजेंट कहां होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट होता है कोशिका के साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। तो यहां पे ये प्रेजेंट होता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है बच्चे। तो तीसरा काम इसका क्या हो जाएगा बच्चे? यहां पे किसका वर्क क्या होता है बच्चे? एनर्जी प्रोड्यूस करना। वो भी किस फॉर्म में? तो एटीपी के फॉर्म में। ठीक है बच्चे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। प्रेजेंट कहां होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। काम क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। अगर हम इसी तीनों शब्द को आपस में कनेक्ट कर दें तो माइटोकॉन्ड्रिया का डेफिनेशन निकल के आ जाता है। कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए बच्चे, हम ऐसे बताएंगे इसे कि एक ऐसा कोशिकांग जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी उत्पन्न करता है एटीपी के फॉर्म में, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चे। तो बहुत आसान डेफिनेशन है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बताएंगे कि एक ऐसा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में, उसे ही माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चे। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सेल में कितना प्रेजेंट होता है, यानी इसकी संख्या सेल में कितना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम नंबर के बारे में बात करें, इनकी संख्या के बारे में बात करें बच्चे, तो सेल के अंदर फिक्स नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, फिक्स नहीं होता, ये वेरी करता है। क्या करता है बच्चे? वेरी करता है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कि फिक्स नहीं होता है, वेरी करता रहता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बॉडी है डिफरेंट टाइप के सेल से बने हुए हैं और सारे सेल का जो फंक्शंस होता है वो अलग अलग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो भी सेल्स ज्यादा वर्क करता है, यानी वो कंटिन्यू अगर वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पर उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस सेल को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाया जाता है, और जिस सेल को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज्यादा संख्या में नहीं पाया जाता। तो इसी वजह से कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो सेल के अंदर फिक्स नहीं होता है, वेरी करता है। ठीक है बच्चे। डिपेंड करता है कि किस सेल को कितना ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर हम इसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहे बच्चे,
तो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लीवर हमारा भले ही छोटा ऑर्गन है लेकिन बहुत सारे फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है। तो बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस वजह से बच्चे वहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बहुत सारा फंक्शन करता है तो उसे बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उस एनर्जी को देने का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। इस वजह से लीवर के सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा देखने को मिलेगा। लगभग 1000 के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया आपको यकृत में देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, एक और देख लीजिए, जैसे हृदय की पेशियां। तो हृदय की पेशियां भी क्या होती है बच्चे? कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं, तो इनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हृदय के पेशियों में भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, ये तो बात हुई इनके नंबर की। अब हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या होता है। तो साइज के बारे में अगर बात करें बच्चे, साइज के बारे में अगर बात करें तो इनका जो डायामीटर होता है, डायामीटर की बात करें अगर बच्चे, तो इनका डायामीटर जिसे हम कहते हैं व्यास, इनका जो डायामीटर होता है बच्चे वो होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। कितना होता है बच्चे? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम लेंथ के बारे में बात करें, लेंथ के बारे में बात करें तो बच्चे इसका जो लेंथ होता है 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर का होता है। तो ये है इसके सेल की साइज। माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है बच्चे, अगर डायामीटर की बात करूं तो 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर का हो सकता है। लेंथ के बारे में बात करूं तो 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर का हो सकता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में जो आंकड़ा दिया है वही मैंने आपको बताया है, इसका डायामीटर और लेंथ कितना होता है। ठीक है बच्चे, अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए बच्चे, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें बच्चे, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। मैं यहां स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं बच्चे। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चे, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसमें डबल लेयर होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो देखिए बच्चे, ये बाहर वाला जो आप देख पा रहे हैं इसे हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चे? आउटर मेम्ब्रेन। तो एक मेम्ब्रेन ये हो गया, और दूसरा मेम्ब्रेन बच्चे यहां देखिए, ये अंदर मुड़ा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। तो ये कौन सा मेम्ब्रेन है बच्चे? ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। तो दो मेम्ब्रेन हो गया बच्चे। अब देखिए, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के मध्य का जो स्पेस होता है बच्चे, इसे हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। देखिए बच्चे, इसका जो स्पेस है इसे हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। याद रखिएगा बच्चे कि दो मेम्ब्रेन के मध्य का जो स्पेस होता है, ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, इसे हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाता है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे आप देखेंगे बच्चे, यहाँ पर जो अंदर झिल्ली मुड़ी हुई है, यहाँ पर आपको फोल्ड होता हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस तरीके से, इस तरीके से फोल्ड होता हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो इसी को कहते हैं बच्चे क्रिस्टे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इसी को हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या कहते हैं बच्चे? क्रिस्टे कहते हैं। और इसी क्रिस्टे पर आपको एक संरचना देखने को मिलेगी इस तरीके से। इस तरीके से आपको इस सेल के अंदर संरचना देखने को मिलेगी। मैं इसे बाहर बना देता हूं बच्चे। इस तरीके की संरचना आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से गोल गुंडी नुमा यहाँ पर संरचना आपको देखने को मिल जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये देख पा रहे होंगे, जो गोल गुंडी संरचना दिख रही है, इसे हम ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसे हम कहते हैं ऑक्सीसोम, या इसे कहते हैं यफुवन पार्टिकल, यफुवन पार्टिकल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बच्चे ग्लूकोज
का ऑक्सीडेशन करता है, जिससे एटीपी प्रोड्यूस हो जाती है, यानी एटीपी हमें मिल जाती है। तो एक प्रकार की ये ऊर्जा बनाने का काम करता है। क्या करेगा ये? ऊर्जा बनाने का काम करता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है और हमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिल जाती है। तो ध्यान देना बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर है गोल गुंडी वाला, ये अंदर पूरा का पूरा इस सरफेस पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज आप और देखिएगा बच्चे, इस झिल्ली के अंदर जो मुड़ी हुई झिल्ली है, इस झिल्ली के अंदर जो व्हाइट कलर का ये स्पेस आप देख पा रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बच्चे? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर बच्चे ध्यान देना, इस मैट्रिक्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और यहां पर जो है प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये जो बीच वाला स्पेस आप देख पा रहे हैं व्हाइट कलर का, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए जो होता है बच्चे, ये जो है सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। ध्यान रखिएगा, सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। और यहाँ पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है बच्चे, ये 70S वाला होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं है, इस वजह से 70S यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है बच्चे, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमारी कोशिका के अंदर श्वसन होता है, उस श्वसन के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये भी एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है बच्चे कि इसके इनर पार्ट में जो ये मैट्रिक्स है, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से बना होता है। इसमें 60% प्रोटीन होता है, 60% जो है प्रोटीन होता है, 60% प्रोटीन होता है, और 40% इसमें फैट होता है। और प्रोटीन और फैट को मिलाकर हम उसे बोलते हैं फास्फोलिपिड। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो फास्फोलिपिड से बना होता है, जिसमें 60% प्रोटीन होता है, 40% फैट होता है। अगर मैं इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करूं, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन था। इनर मेम्ब्रेन में जो होता है बच्चे, वो 80% प्रोटीन होता है, 80% प्रोटीन होता है, और बचा 20% जो है वो फैट होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, आउटर मेम्ब्रेन जो हमारा होता है वो परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब होता है बच्चे, इसमें छोटे छोटे पोर बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं। तो किसी भी मटेरियल को, किसी भी मॉलिक्यूल को ये सेल के अंदर आने के लिए परमिशन दे देता है। ये किसी प्रकार का कोई अवरोध या रुकावट पैदा नहीं करता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, ये थोड़ा स्टिक होता है। ये मेम्ब्रेन क्या करता है बच्चे? इसे सिलेक्टिव परमिएबल कहते हैं, यानी ये सिलेक्टिव चीजों को ही सेल के अंदर आने देता है, बाकी की चीजों को ये सेल के अंदर नहीं आने देता। तो ये दोनों नेचर याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है, और जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चे, ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है। ठीक है बच्चे, तो ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चे, अब हम इसके फंक्शन को देख लेते हैं। देखिए बच्चे, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है बच्चे, फंक्शन के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है बच्चे, आपको पता है कि ये ऊर्जा निर्माण में काम करता है। हमारे बॉडी में जो इतनी एनर्जी रहती है, हम सारे काम को करते हैं, ये कहां से करते हैं बच्चे? तो ये काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम सारे वर्क को कर पाते हैं। तो ये कैसे करता है बच्चे? देखिए, जो भी हम फूड वगैरह खाते हैं बच्चे, वो फूड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। जब हम उसे क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं बच्चे, तो वो छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में वो ब्रेक हो जाते हैं, और अंत में वो क्या करते हैं बच्चे? ब्लड में मिल जाते हैं, और उसी तरीके से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन भी मिल जाता है, और हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लेकर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रिप्स साइकिल चलता है। क्रिप्स साइकिल जब चलता है बच्चे, तो 38 एटीपी का निर्माण हो जाता है, और यही 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज बना देते हैं, और इसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल जाती है। तो ये है इसका फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इतना याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का काम करता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर या कोशिका का ऊर्जा फैक्ट्री कहा जाता है, एनर्जी फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का पूरी कहानी। मैंने आपको फंक्शन भी बता दिया। एक चीज मैं और बता दे रहा हूं बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है बच्चे,
तो उम्मीद करता हूं माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज बताने का प्रयास किया जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो बच्चे आज की क्लास का एंड मैं यही कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा वैक्यूल्स क्या होता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है बच्चे, तो क्लास का एंड मैं यही कर रहा हूं। ओके, टेक केयर बच्चे।